नमस्कार। जे बॉस रिटेल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बिहार के चुनाव पर भारतीय राजनीति को लेकर के एक वीडियो लेके आऊँगा और इसका विश्लेषण करूँगा। तो आइए मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ, अगर आपने जे बॉस रिटेल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इसको लाइक करते हो, आपको पसंद आता हो तो लाइक करें और अन्य लोगों तक भी, अपने जानने वालों को भी इसमें आप उनको शेयर कर दें। मुझे लगता है कि आपको तमाम चैनलों की भीड़ और जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं कई, उनके मुकाबले में ये विश्लेषण आपको कुछ धरातल के नज़दीक ज़्यादा ले जाएगा। कुछ लोग हैं जो अच्छा विश्लेषण करते हैं, लेकिन अब मेरा भी एक लंबा एक्सपीरियंस है, मीडिया जगत से जुड़ा हुआ 40 साल का एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि मैं जो भी आप तक परोसूँगा, जो भी आप तक मैं पहुँचाऊँगा, वो बेहतर की श्रेणी में होगा। बात करते हैं बिहार विधानसभा के चुनाव 2025। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है और 11 नवंबर को दूसरे चरण का, और इसमें 121 सीटें हैं जो पहले चरण में जिनमें मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 122 सीटें हैं जिनमें मतदान होगा। इस तरह से बिहार विधानसभा के लिए 243 सीटें हैं और सभी में चुनाव होना है। 14 नवंबर 2025 को मतगणना होगी और उस दिन पता चलेगा कि बिहार का नेतृत्व कौन सा दल कर रहा है या कौन सा गठबंधन कर रहा है, या किस तरह से वो जनता अपना वर्डिक्ट देती है, जनादेश देती है, या और भी ज़्यादा मिला जुला होना है। तो ये 14 नवंबर 2025 को ही पता चल पाएगा। ये तो रही बात, आपने देखा कि जो एक फैक्ट है, चुनाव आयोग यानी कि भारतीय चुनाव आयोग ने अपना कार्यक्रम घोषित कर दिया है। बिहार में SIR भी हो चुका है, यानी कि मतदाता सूची की गहन जांच हो चुकी है। ये अच्छा एक संकेत है भारतीय राजनीति के लिए, और अब ये SIR धीरे धीरे पूरे देश में होने जा रहा है। हम आप सभी लोग जानते हैं कि केवल भारतीय नागरिक ही भारत के विधानसभाओं के लिए या लोकसभा के लिए या कोई भी जो हमारे गांव देहात पंचायतों में और नगर पंचायतों में, नगर पालिका, नगर निगम में, जिला पंचायतों में, जहां भी मतदान होना है वहां पर केवल भारतीय नागरिक ही मतदान कर सकता है। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम यह है कि वो कम से कम उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, अगर वो दिवालिया यानी कि मानसिक रूप से दिवालिया नहीं है, तो वो मतदान कर सकता है। और भी कुछ प्रतिबंध हैं, लेकिन वो बड़े रेयर हैं। तो इस तरह से हर नागरिक भारत का जिसने भी 18 साल की उम्र पार कर ली हो, वो चुनाव में भाग ले सकता है। और रही बात चुनाव लड़ने की, ये तो मतदान की बात मैं कर रहा था। चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग आयु हैं, और विधानसभा और लोकसभा के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद वो मैदान में उतर सकता है। और भी उसके अपने जो पैमाने हैं, जो उसका नियम है, उसका पालन करना होगा। यही अभी तक की जो हमारी भारतीय राजनीति में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बारे में जो नियम हैं, जो संविधान के अनुच्छेद के तहत संविधान ने मतदाताओं को या भारतीय नागरिकों को दे रखा है, वो ये है। आई बात अब कौन कौन चुनाव लड़ रहा है बिहार में। केवल हम बिहार का परिप्रेक्ष्य लेते हैं। आप जानते ही हैं कि बिहार 1990 से पहले तक बिहार एक अलग था। वहाँ पर परंपरागत पार्टियां भी थीं, और जो गांव समाज था उसमें परंपरा में भी एक कट्टरपन था। वहाँ जो सशक्त लोग थे, जो दबंग लोग थे, उनका दबदबा सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा था। 1990 में जो चुनाव हुआ उसमें लालू प्रसाद यादव एक क्रांतिकारी जननायक के रूप में उतरे,
जननायक शब्द मैं इसलिए कर रहा हूँ, उस समय बिहार की जनता को लगा था कि ये पिछली जो हमारी रूढ़ियाँ हैं, जो हमारा परेशानियाँ हैं पिछली, उसको दूर करने के लिए लालू प्रसाद यादव आए हैं, क्योंकि ये भी जेपी मूवमेंट के, जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट की ही पैदावार थी, उन्हीं की उपज थी, तो इन पर भरोसा किया गया है। उसके बाद अगले 15 साल तक लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी का ही शासन रहा, और उस दौरान आपने जो भी देखा, बाद में जो उनके प्रतिपक्षी थे और वहाँ की जनता बिहार की है, वो कहा करते थे कि लालू का शासन जंगल राज साबित हुआ। अब जंगल राज का मतलब यह है कि पहले वहाँ पर एक जंगल पार्टी भी हुआ करती थी बिहार में, वो बड़ी सशक्त और बड़ी दबंग पार्टी थी, तो उसी से आगे बढ़ करके जंगल राज हुआ। और कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि लालू के शासन में और लालू प्रसाद यादव के जो उनका अपना पूरा करैक्टर है, जो चरित्र है, उस पर दाग लगाते हैं। आखिरकार लालू यादव चारा घोटाले में जेल भी गए हैं, और हाल ही में आपने देखा होगा ये जो रेलवे की IRCTC है, उसके किसी एक होटल और कुछ नियुक्तों को लेकर के लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी और उनके पुत्र जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं तेजस्वी यादव, वो चार्जशीट हो गए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने उन पर आरोप तय कर लिए हैं। अब इधर दिल्ली में 2012 में आपने देखा कि एक नया आंदोलन उभर के आया था, जिसकी उपज रहे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने जनता के विश्वास को, जनता के जो उन पर भरोसा किया था, उस पर वो खरे नहीं उतर पाए। हालांकि जनता ने न केवल दिल्ली में बल्कि उनको पंजाब में भी एक जनादेश दे करके सत्ता तक पहुंचाया था, लेकिन आखिरकार वो कई मामलों में उनकी भी राजनीति कुछ डगमगा गई। इसी तरह से एक नया प्रयोग हो रहा है बिहार में। पीके प्रशांत किशोर जी जनसुराज नाम से एक पार्टी बना रहे हैं। पिछले 2-3 साल से वो ज़मीनी काम कर रहे थे। खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को उसमें अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका दावा है कि वो पूरे बिहार में यानी कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और वो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पर ज़्यादा आक्रामक हैं बनस्पत नीतीश जी और बीजेपी पर। नीतीश जी की जेडीयू और मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी, कुल मिलाकर के एनडीए पर वो कम आक्रामक होते हैं। अब ये भी संभव है कि उनकी पूरी नज़र पहले आरजेडी के वोट बैंक पर हो, क्योंकि उन्होंने भी प्रत्याशी जो हैं उसी तरह से चुने हैं जैसे आरजेडी चुना करती है। सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ में जो पिछड़ा और जहाँ जहाँ बहुसंख्यक जो लोग हैं, उसमें भले ही मुस्लिम हों या सनातनी हों, सबको शामिल किया है। यानी कि एक थर्ड फ्रंट वहाँ पर पीके ने तैयार कर लिया है जनसुराज पार्टी के नाम से। अब जनता कितना उसको स्वीकारती है ये 14 नवंबर को पता चलेगा। इधर एक वीआईपी पार्टी भी है, सैनी जी की पार्टी है, वो कांग्रेस के गठबंधन, महागठबंधन जिसको कहते हैं, उसमें शामिल हैं, और वो बीच बीच में अपनी पावर, अपनी क्षमता दिखाते रहते हैं। गठबंधन के दलों के साथ में वो पावर, एक जो कहते हैं कि सामर्थ्य अपनी दिखा करके अधिक से अधिक टिकटों के लिए वो दावा करते हैं। इधर बिहार में एनडीए की तरफ एक और पार्टी है जो अपना नोटिसेबल है, यानी कि जिसका जिक्र हम कर सकते हैं, वो चिराग पासवान की पार्टी है, और स्वर्गीय पासवान जी के पुत्र के रूप में वो इस पार्टी को आगे चला रहे हैं। हालांकि उनके चाचा जी के साथ उनका विवाद हुआ था, लेकिन केंद्र में मंत्री हैं और बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी के परम भक्त दिखाई देते हैं। अब हैं कितने ये तो मोदी जी जानते होंगे और चिराग पासवान खुद जानते होंगे, लेकिन हमें जो बाहर से दिखता है उसके मुताबिक मोदी जी का उनको वरद हस्त है। इसीलिए
नीतीश जी के विरोध के बावजूद उनको सीटें मिला करती हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब कुल मिलाकर के सिनेरियो ये है, और 101 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ रही हैं। बाकी एनडीए के अन्य घटक जिसमें चिराग पासवान भी शामिल हैं और हम पार्टी यानी कि मांझी जी की पार्टी जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जेडीयू में जब नीतीश जी को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था तो उन्होंने मांझी जी को ही सरकार सौंपी थी, लेकिन बाद में कुछ कड़वाहट आ गई, उन्होंने अलग पार्टी बना ली। कुल मिलाकर के ये है। और उधर जो इंडी गठबंधन है उसमें आरजेडी हो गई, यानी कि लालू जी और तेजस्वी की पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, राहुल जी की पार्टी हो गई, और वामपंथी दल हो गए, अन्य ये सैनी जी वगैरह वीआईपी दल और छोटे मोटे, ये 2 खेमे बड़े हैं। एक प्रशांत किशोर जी का खेमा है जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में है, और सुदूर पूर्वांचल में जो जलपाईगुड़ी और एनजेपी के आसपास का क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल का जो सीमावर्ती इलाका है, उसमें ओवैसी साहब के दल को पिछली बार 5 सीटें मिली थी। इस बार भी वो दावा ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब कुल मिला के सिनेरियो ये है, लेकिन टिकट वितरण और टिकटों को लेकर के रस्साकसी आपने सुनी होंगी, मीडिया में सुन ली होंगी, अब तक टीवी में सुन ली होंगी, और यूट्यूब में भी आपने सुना होगा। कभी एयरपोर्ट में जूतम पैजार हो रही है तो कहीं लालू जी टिकट बांट रहे हैं, तेजस्वी आकर के टिकट वापस ले रहे हैं। लालू जी और तेजस्वी एक ही व्यक्ति पर आम राय हैं या सहमत हैं, वो हैं ओसामा, यानी कि जो बाहुबली रहे हैं उनके पुत्र हैं ओसामा। कुल मिलाकर के इस राजनीति में ये देखने को आ रहा है, हर व्यक्ति कह रहा है कि मैं बहुत स्वच्छ हूँ, भले ही उस पर आरोप तय हो गए हों, भले ही वो जेल में जा चुका हो, भले ही उसने अब तक कुछ न किया हो, और भले ही वो मौके की तलाश कर रहा हो। अब एक तो बात ये हो गई कि राजनेताओं ने कहा या राजनीतिक दलों ने कहा कि हम आपके काबिल हैं, आपकी सरकार या आपके नेतृत्व को संभालने के लायक हम हैं। दूसरी चीज, विद इन द जो गठबंधन है, जो कोलैबोरेशंस हैं, उनके अंदर ही आपस में मारकाट है कि मैक्सिमम शेयर मुझे मिले, तो ये भी एक राग चल रहा है। जिसको मर्जी आ जाए वो टिकट की घोषणा कर दे रहा है, जबकि गठबंधनों की ओर से केवल एनडीए गठबंधन को छोड़ करके बाकी जो कांग्रेस गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, उसमें अभी तक, जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई स्पष्ट ऐसा वो नहीं हो पाया कि किस सीट पर कौन लड़ेगा। एक जो पिछले सीटों का जो आइडिया था, या पिछली बार विधानसभा में 2020 की विधानसभा चुनाव में जो चुनाव सीटें लड़ी थी, उनमें सब अपना दावा ठोक चुके हैं। बाकी और भी जितनी ज़्यादा मिल जाएं इस फिराक में हैं। कुल मिला के देखें तो सभी दल एक दूसरे को लंगड़ी दे रहे हैं, और कुछ दबे छुपे लगा रहे हैं तो कुछ खुलेआम कर रहे हैं, और उनका ये स्वभाव भी है। इसी पर वो जब अभी चुनाव लड़ेंगे और जीते हारे वो बात की बात है, क्योंकि हर दल का जो नेता होता है, अगर वो चुनाव लड़ चुका होता है तो उसका अपने क्षेत्र में एक अलग रुतबा हो जाता है। इसी रुतबे को बनाने के लिए भी कई छोटे छोटे दल अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और चुनाव मैदान में आने के लिए टिकटों का एक जो वितरण है वो करते हैं। हालांकि लोग तो ये भी कहते हैं कि कई राजनीतिक दलों ने टिकटों का वितरण एक व्यवसाय भी बना लिया है, पैसे के बल पर टिकट देते हैं। लेकिन अब हमारे पास में कोई इसका ठोस सबूत नहीं है, लेकिन आप अगर देख रहे हैं तो आपको खुद अंदाज लग जाएगा। आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखिएगा तो रोज़ रोज़ की जो घटनाएं हो रही हैं उस हिसाब से आप खुद ही अपना आकलन कर सकते हैं। बिहार का जो सीन है वो यही है कि किस तरह से दूसरे को, अपने साथी हों या विपक्षी हों, उनको दबाया जाए, उनके हाथ से सत्ता खींची जाए। और जो
2025 का विधानसभा चुनाव है अगला, उसमें अपना मुख्यमंत्री या खुद हमारी पार्टी सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद जो सत्ता के लाभ होते हैं वो लिए जाएं। तो इसका मतलब ये है कि जनता का लाभ किसी के ध्यान में नहीं है, सबका मस्तिष्क, सबका दिमाग एक ही तरफ लगा है कि अभी सत्ता के करीब या सत्ता तक पहुंचने का कोई जरिया ढूंढा जाए, कोई ऐसी तिकड़म लगाई जाए, कोई ऐसा फार्मूला खोजा जाए कि सत्ता के करीब पहुंचे या सत्ता में आ जाए। उसके बाद जो भी लाभ होना है उसको भरपूर लिया जाए। जनता के सामने केवल हाथ जोड़ने से काम चल जाता है। जनता भोली भाली है। जनता इस बात का ध्यान नहीं रखती है कि ये चुनाव जीतने के बाद फला व्यक्ति अब मेरे काम, जो मेरी परिस्थितियां हैं उनमें मेरे साथ खड़ा है, या फिर जो है वो ऐश कर रहा है, अपना आगे ठेके पत्ती और अन्य कामों में लगा हुआ है। वो जनता के हाथ में भी नहीं आता है वो व्यक्ति। कई बार आपने देखा होगा कि जनप्रतिनिधियों के पोस्टर भी लगाए जाते हैं कि लापता हो गए हैं। तो ये है भारतीय राजनीति का एक चेहरा जो बिहार में दिख रहा है, बिहार में और भी स्पष्ट है, क्योंकि जो लोग खुद गलत साबित हो चुके हैं, कोर्ट से गलत साबित हो चुके हैं, वो भी दाव ठोक करके कहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, हम निस्वार्थ भाव से आपके साथ काम करेंगे, जबकि कई कई उदाहरण उनके खिलाफ नजर आते हैं। पूरा सिनेरियो आपने देख लिया है। तो भारतीय चुनावी राजनीति जो है ये अब थोड़ा बहुत बदलाव मांग रही है, क्योंकि एक सेट पैटर्न हो गया है कि पब्लिक के सामने कुछ अनाउंसमेंट कर दो, पब्लिक जो चीज़ मांग रही है उसके लायक हम हैं कि नहीं, उतनी सामर्थ्य हमारी है भी कि नहीं, इसकी घोषणा कर दो, और उसके बाद जो है अगर सत्ता मिल जाती है तो सत्ता का सुख भोगते रहो। जनता जब मांगेगी तब तक 5 साल निकल चुके होंगे, ये 5 साल फिर दोबारा नहीं मिलने हैं। इसी एक मंशा के साथ, इसी चाहत के साथ चुनाव लड़े जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस फॉर्मूले को बदला जाना चाहिए। वो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, हमारे जो चुनाव आयोग है, भारतीय चुनाव आयोग है, या राजनेता हैं जो थोड़ा बहुत विचारवान हैं, आगे की राजनीति की दशा और उसको दिशा देने को अगर इच्छुक हैं तो वो इनमें कुछ बदलाव कर सकें, कुछ इनमें चेंजेस ला सकें तो बेहतर होगा। फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर आपने जे बॉस रिटेल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस तरह के विश्लेषण जो स्पष्ट बात है वो अगर आपको अच्छे लग रहे हों तो कृपया इसे लाइक करें, अन्य को भी शेयर कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।